हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। उसी के साथ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पड़े वो भी बहुत ज़्यादा शानदार है। पर हाँ, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसीलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखो। क्योंकि जब तक कविता को नहीं समझोगे, जब तक कविता को महसूस नहीं करोगे, तब तक प्रश्न उत्तर से क्या कर लोगे। तो इसीलिए कविता को अच्छे से पढ़ो, समझो, महसूस करो। एंड जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए एक दुख भरी खबर है। वो ये है कि भाई साहब, इंट्रो में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इंट्रो नहीं बन पा रहा है एंड थंबनेल भी नहीं बन पा रहा है एंड वीडियो भी एडिट नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि ज़रूरत है मेरे एक्सप्लेनेशन की, वो मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास दे रहा हूँ। एंड जो कमी रह रही है वो है मेरी एडिटिंग की, बिकॉज उसमें मेरा फ़ोन साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन नफ़रत करता है मुझसे। पर ये नफ़रत जल्द ही प्यार में बदल जाएगा। जब मैं 10th में अच्छे मार्क्स लेके आ जाऊँगा, परसेंटेज लेके आ जाऊँगा, तो मेरा नया फ़ोन आ जाएगा एंड इस फ़ोन को हम लोग लात मार के बाहर फेंक देंगे। तो उन सबको, वो तो बाद की बातें हैं, उन्हें बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो हम लोग चैप्टर के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये कविता है कन्यादान, ठीक है। तो कन्यादान समझते हो ना, कन्या का दान। ये वैसे मतलब शादी के दौरान की जाने वाली एक रीति रिवाज है, जिसके बिना शादी जो है थोड़ी सी अधूरी मानी जाती थी। आज नहीं, आज बहुत ही कम ऐसा हो गया है, ठीक है। तो कविता को शुरू करने से पहले इसके जो लेखक, राइटर या फिर जो कवि हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि जैसी फोटो इनकी NCERT क्षितिज में दी हुई है, उससे साफ लगता है कि इनका अभी तक किसी ने प्रोत्साहन अच्छे से नहीं किया है। तो आज हम सभी जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आज हम सभी इनका प्रोत्साहन करेंगे, इनके अंदर उत्साह को हम लोग बढ़ाएंगे एंड इनके चेहरे पे एक स्माइल लेके आएंगे। दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना ये हमारा काम है, कर्तव्य है, और हम इसे ज़रूर निभाएंगे। तो चलो ऋतुराज जी का प्रोत्साहन करते हैं और इनके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। बड़े ही भारी भारी शब्दों में इनका इंट्रो लिखा हुआ है, पर एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। 1940 यानी कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, होने वाला था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त लेकर वे जयपुर में रहते हैं। अच्छा, 1940 यानी कि 60 एंड 20, ओहो, जिंदा है शायद अभी, क्या बात है। बहुत अच्छे से इन्होंने इनकी हेल्थ को मेंटेन कर रखा है, बहुत अच्छे, क्या बात है। ठीक है, उसके बाद उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें एक मरण धर्मा और अन्य फूल का पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान और मीरा पुरस्कार पहला सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। देखो, जो लोग ऐसा समझ रहे हैं कि भाई यार ये कैसा बेवकूफ़ है, ये तो हम लोग भी पढ़ सकते हैं, सिर्फ पढ़ पढ़ के हमें बता रहा है और एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन का दावा दे रहा है। देखो, जो NCERT में लिखा हुआ है उसे पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसे हम लोग महसूस करते हैं। पढ़ने से हमें महसूस मिलता है, मतलब पढ़ने से हम उन शब्दों को महसूस कर पाते हैं, जिससे कि वो हमारे मन में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अभी कविता कहाँ समझाया है, कविता पे आते हैं हम लोग। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिश के लोगों की चिताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है, ठीक है ऋतुराज जी। अब इससे ज़्यादा अगर मैं आपका प्रोत्साहन करूँगा तो मेरी जो ये पब्लिक है वो चली जाएगी, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि ये तो बस बड़बड़ करता रहता है, पता नहीं कविता कब समझाएगा। तो चलो थोड़ा सा कविता के बारे में देख लेते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। यानी कि कैसा हमें बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाता है, वाह बेटा कर ली तुमने शादी, बहुत अच्छे, अब तुम्हें भी स्वाद आ जाएगा शादी का। नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसमें रियलिटी को दिखाया हुआ है कि कैसे एक माँ के दिल में, एक माँ के जहन में, मन में एक बेटी के प्रति कैसा प्रेम होता है, कैसे भाव उत्पन्न होते हैं जब वो बेटी किसी और घर में जाती है, ठीक है। उनको बताया हुआ है, रियलिटी को समझ रहे हो। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए अचरज संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलब्बे में प्रबंधन होते हैं। बहुत ऊपर से चला गया ये मेरे, बिल्कुल कैंगरू की तरह थी ये लाइन, बहुत बड़ा जंप मारा इसने।
कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलब्बे में बंधन होते हैं। यानी कि जो भी आदर्श हैं, जो भी नियम है, वो कोई नियम नहीं है, वो बेड़ियां हैं स्त्री जीवन की। बिल्कुल, जो नियम है वो इतने ज़्यादा कठोर और बेकार हैं कि वो एक स्त्री जीवन के लिए, एक स्त्री के लिए बेड़ियां हैं उनकी आज़ादी से। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। क्या बात है, ये लाइन बड़ी जोरदार थी। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है, लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिचार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख के साथी होती हैं, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्त है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। थोड़ा सा एनसीईआरटी को मुझे मेल लिखना पड़ेगा कि थोड़े से शब्द आसान कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है कि हमारी जो जीभ होती है ना, वो इसके लायक नहीं है इतने भारी भारी शब्दों के लिए, तो थोड़ा सा शब्दों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग कविता को पढ़ लेते हैं, कि कविता को पढ़ने से एक रस उत्पन्न होता है हमारे मन में। रस जानते हो ना? नहीं जानते तो जाके देख के आ जाओ। यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं एंड हमारे चैनल पे भी है, जहाँ देखना वहाँ देख लो। तो रस उत्पन्न होता है, उस रस से हमें उस कविता से जुड़ने का एक मौका मिलता है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एकदम शांत और चुपचाप बिना मजाक के इसको कान खोल के सुन लो। कितना सॉरी एक बार फिर से। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ और कुछ लयबंद पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या बात है, क्या बात है, क्या पोयम है। इतनी सी पोयम और इतने बड़े बड़े भाव एंड इतना बड़ा बड़ा इमोशन। बहुत ही अच्छी पोयम है। इसको एक एक करके तोड़ना अगर मैं चाहूँ तो मैं एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट इसमें जो क्वेश्चंस है ना, अगर उनके थ्रू एक एक लाइन को देखोगे, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो भी कुछ ऐसे ही बनते हैं। यहाँ से कोई लाइन उठा दी है पोयम में से एंड वहाँ लिख दिया है कि इसका अर्थ क्या है। इसके थ्रू तो नहीं लिखेंगे, इसके द्वारा ऋतुराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं वैसा सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चंस को पढ़ो या फिर इसका डिटेलिंग करो, एक ही बात है। तो चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से मैं ये क्वेश्चन उठा लेता हूँ। यहाँ पे वो लाइन थी ना कि बेटी अभी कहाँ चली गई, हाँ लड़की अभी सयानी नहीं थी। अच्छा छोड़ो। हाँ, तो ये लाइन है ना कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उससे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँटना नहीं आता था। इसका मतलब क्या पता है? बाँटना यानी कि बांटना नहीं आता। उसको खुशी होती है, पता तो चलता था कि हाँ ठीक है, मतलब सुख है, हाँ यहाँ अच्छी बात है। पर अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, कोई दुख पड़ रहा है, या फिर जो ससुराल का जो दुख होता है, ठीक है, अगर वो उसके ऊपर आ रहा है, कोई मुसीबत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को उसे सामने वाले को बताना नहीं आता। मेरे साथ भी मतलब नहीं ऐसा होता है कई बार कि मेरी जो प्रॉब्लम है या मैं उस सामने वाले को समझाता हूँ, बट पता नहीं कि वो समझ पाता है या नहीं समझ पाता, क्योंकि जो फिर वो मेरे को आंसर देता है ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैंने पूछा क्या और बता क्या रहे हो, गजब कर रहे हो। चलो इस लाइन का हम लोग देख लेते हैं कि भावार्थ क्या है। तो कुछ इस तरीके से ऋतुराज जी द्वारा रचित कविता कन्यादान में माँ को यह लगता है कि बेटी अभी सयानी नहीं है, अर्थात अभी उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। यह अभी तक अपनी मधुर
कल्पनाओं में खोई हुई है। वह दुख के बारे में अधिक नहीं जानती। माँ को अपनी पुत्री शारीरिक रूप से अभी छोटी व बोली लगती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पता नहीं उनको हिंदी में क्या कहते हैं, शायद लघु उत्तर या ऐसा कुछ कहते हैं। तो जाओ देखो एंड मज़े करो। थैंक यू। एंड हाँ यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ तक देखा है दिल से जुड़ गए हो आप लोग। अब आप भी हमारे साथी हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू।